कृष्णा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर बच्चों आप सबका स्वागत है। हमारी करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही थी उसमें मैं आज आप लोगों के लिए संडे स्पेशल क्लास लेकर आया हूं। तो इसमें देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सेलर फ्लैक्स प्रोग्राम, जो सेलर फ्लैक्स प्रोग्राम है किस ई कॉमर्स कंपनी द्वारा चलाया जा रहा है और जिसके साथ हाल ही में ट्राइफेड ने करार किया है। यानी ट्राइफेड ने कौन सी कंपनी के साथ मिलकर सेलर फ्लैक्स प्रोग्राम चलाने का निर्णय लिया है। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बच्चों इसका आंसर बताएं। इसका आंसर अमेजन होगा या फ्लिपकार्ट होगा या स्नैपडील होगा या टाटा क्लिक होगा। आप लोगों के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे। तो इसका आंसर होगा बच्चों अमेजन। क्लियर? अमेजन जिसकी स्थापना की थी जेफ बेजोस ने। क्लियर? दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? जेफ बेजोस। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। उन्होंने इस अमेजन की जो शुरुआत की थी, अमेजन की शुरुआत एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में शुरुआत की थी। किसके रूप में शुरुआत की थी? ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में। ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में इसकी शुरुआत की थी। उन्हें पता था एक दिन ऐसा समय आएगा जब दुनिया की बहुत सारी डील ऑनलाइन ही होंगी, यानी ऑनलाइन का भविष्य उज्जवल है। इस बात से भली भांति परिचित थे जेफ बेजोस और उन्होंने इस कंपनी का नाम अमेजन भी इसलिए रखा क्योंकि आपको पता है दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन। इसी तरह उन्होंने कहा था कि ये इतनी लंबी चौड़ी कंपनी होगी कि जिसके बारे में लोगों ने आज तक नहीं सोचा है, इसलिए उन्होंने इसका नाम क्या रखा था? अमेजन रखा था। क्लियर है? और इसकी स्थापना उन्होंने की थी 5 जुलाई 1994 को। अमेजन की स्थापना कब की गई थी बच्चों? 5 जुलाई 1994 को इसकी स्थापना की थी। अब इन्होंने जो करार किया है इसके साथ, किसने करार किया है? ट्राइफेड ने किया है। तो ट्राइफेड के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जो ट्राइफेड है, ट्राइफेड की स्थापना 1984 के एक्ट के अंतर्गत हुई है। कब के एक्ट के अंतर्गत हुई है? 1984 के एक्ट के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई। और इसकी स्थापना कब हुई? 1987 में। कब स्थापना हुई? 1987 में। जो इसका अगर बात करना चाहूं मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है बच्चों दिल्ली में। कहां पर इसका मुख्यालय? दिल्ली में। इसके अलावा इसमें और बात करना चाहूं, इसके वर्तमान में अध्यक्ष है प्रवीर कृष्ण। कौन है वर्तमान में इसके अध्यक्ष? प्रवीर कृष्ण अध्यक्ष है। और प्रवीर कृष्ण किसके अध्यक्ष है? ट्राइफेड के अध्यक्ष है। क्लियर है? ये जो ट्राइफेड कंपनी है इसका क्या काम है? जो जनजातीय उत्पाद है उनको मार्केट उपलब्ध कराती है। जनजातीय उत्पादों को मार्केट उपलब्ध करवाती है। इन जनजातियों के द्वारा जो जंगल से वस्तुएं इकट्ठी की जाती है उन वस्तुओं के लिए मार्केट उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। कौन सी कंपनी कार्य करती है? ट्राइफेड। और इस ट्राइफेड ने हाल ही में किसके साथ जो करार किया है? अमेजन के साथ इन्होंने करार किया है। क्योंकि अमेजन आपको पता है सबसे अच्छी तरह से जानती है कि उत्पाद की शिपिंग किस प्रकार करनी है, उत्पाद को वेयर हाउस में किस प्रकार रखना है, उस उत्पाद की मार्केटिंग किस तरह करनी है, यानी उत्पाद बेचने की हर बारीकी से परिचित है भली भांति। कौन सी कंपनी? अमेजन। क्लियर है? और जिसके संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस, जो दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत गुड समार्टियन के लिए नियम प्रकाशित किए गए। गुड समार्टियन के रूप में किसे परिभाषित किया जाएगा?
यानी इन चारों ऑप्शनों में से हमें बताना है कि गुड स्मार्टियन की परिभाषा क्या होगी, हम किसे गुड स्मार्टियन की संज्ञा देंगे, ये हमें बताना है इन चार ऑप्शनों में से। पहला ऑप्शन, एक्सीडेंट में पीड़ित की मदद करने वाला व्यक्ति, या फिर ट्रैफिक के सभी नियम को मानने वाला व्यक्ति, या BS6 के तहत वाहन खरीदने वाला व्यक्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा आंसर होगा बच्चों एक्सीडेंट में पीड़ित की मदद करने वाला व्यक्ति। आप सबको पता है वर्तमान में नया मोटर व्हीकल एक्ट आया, और ये नया मोटर व्हीकल एक्ट कब आया था? 2019 में। इसी मोटर व्हीकल एक्ट की आज मैं एक आपके साथ धारा की बात करना चाहूंगा, जिस धारा का नाम है धारा 134A। इस धारा 134A का संबंध किससे है? गुड स्मार्टियन से। किससे है बच्चों? गुड स्मार्टियन से इसका संबंध है। तो सबसे पहले तो हमें गुड स्मार्टियन का क्या पता होना चाहिए? अर्थ। और गुड स्मार्टियन का अर्थ हमारी स्क्रीन पर साफ साफ दिया गया है। गुड स्मार्टियन का अर्थ है एक्सीडेंट में पीड़ित की मदद करने वाला व्यक्ति। तो इस एक्ट से पहले क्या होता था? अगर हम किसी भी एक्सीडेंट में घायल हुए व्यक्ति की मदद करते थे तो उल्टा पुलिस हमसे पूछताछ, यानी मदद करने वाले से पूछताछ करने लग जाती थी। तूने कहाँ देखा, तू वहाँ क्या कर रहा था, ये कर रहा था, यानी ऐसा लगता था हमने इसकी मदद करके बेवजह की आफत मोल ले ली। तो इसलिए लोग एक्सीडेंट में घायल हुए व्यक्तियों की मदद करने से डरते थे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। घायल मानवता के नाते हमें किसी भी घायल व्यक्ति को अगर हम देखते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसे अस्पताल में पहुंचाएं, क्योंकि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हिंदुस्तान के नागरिकों का यह मौलिक कर्तव्य भी है कि मानवता को बढ़ावा देना। तो यानी इसके अंतर्गत जो गुड स्मार्टियन के लिए संरक्षित किया गया है व्यक्ति को कि अब उसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इस एक्ट में गुड स्मार्टियन के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं देखिए। पहला प्रावधान तो यह है कि उसकी व्यक्तिगत जानकारी इकट्ठी नहीं की जा सकेगी पुलिस के द्वारा बिना उसकी अनुमति के, यानी बिना उसकी अनुमति के उसकी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी इकट्ठी नहीं करेगी पुलिस। किसकी अनुमति के? गुड स्मार्टियन के। अगर वो चाहे तो अपनी व्यक्तिगत जानकारी दे सकता है, वो चाहे तो अपनी व्यक्तिगत जानकारी देने से मना भी कर सकता है। ये उसके पास राइट होगा। कौन से एक्ट की धारा के अंतर्गत? एक्ट 2019 की धारा 134A के अंतर्गत। दूसरा, उस व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग और जाति के आधार पर भी कोई भी क्या नहीं होगा? भेदभाव नहीं होगा। यह भेदभाव तो वैसे भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों में जो हमारे मूल अधिकार है, जो भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं मौलिक अधिकार, जो संविधान लागू होने के समय 7 थे जबकि आज 6 है, उसमें आपका एक मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, जिसके अनुच्छेद 14 से 18। उसी के अनुच्छेद 15 में कहा गया है किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, जाति, वंश, धर्म और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही है। ठीक उसी तरह की मिलती जुलती मनाही की गई है कौन से एक्ट में? मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में। इसके अलावा अगर घायल व्यक्ति की, यानी जो पीड़ित है, अगर उस घायल व्यक्ति की मौत हो जाती है या मृत्यु हो जाती है, घायल व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो गुड स्मार्टियन को उसके लिए जिम्मेवार नहीं ठहराया जाएगा। ये नहीं कह सकेंगे पुलिस वाले या उसके घर वाले भाई ये तो इसकी वजह से मर गया, उसका उसमें कोई रोल नहीं होगा। उसका तो रोल इतना ही है कि उसने उसको देखा और मानवता के नाते हॉस्पिटल तक पहुंचाया। ये बच्चों मैं तो यूं कहना चाहूंगा आपका भी सामाजिक कर्तव्य है किसी भी घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाना। क्लियर? तो ये गुड स्मार्टियन की परिभाषा थी और गुड स्मार्टियन के लिए अब वर्तमान में ये प्रावधान किए गए हैं कौन से एक्ट में? मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, खिलौनों से संबंधित सावंतवाड़ी मंडल, जो खिलौनों से संबंधित सावंतवाड़ी मंडल किस राज्य में स्थित है जिस पर हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने पोस्ट कार्ड जारी किया? यानी किस राज्य में संबंध है बच्चों? ये है हमारा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के भी अगर जिला की बात करना चाहूँ तो इसका कौन सा जिला है भाई? सिंधुदुर्ग जिले में। कौन से जिले में? सिंधुदुर्ग जिले में है ये। और सिंधुदुर्ग जिले में
कौन सी जगह स्थित है? सावंतवाड़ी मंडल स्थित है। सावंतवाड़ी मंडल किसके लिए जाना जाता है? लकड़ी के खिलौनों के लिए। लकड़ी के खिलौनों के लिए जाना जाता है। और लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए महाराष्ट्र का सिंध दुर्ग जिले का कौन सा मंडल जाना जाता है? सावंतवाड़ी। क्योंकि यहाँ पर एक समुदाय है, कौन सा समुदाय? चितारी समुदाय। यानी चितारी समुदाय के द्वारा ये लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो अभी पिछले दिनों यानी 30 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लकड़ी के खिलौनों का जिक्र किया था और उन्होंने इन लकड़ी के खिलौनों पर भारी बल दिया था और कहा था कि एक संग्रहालय बनाया जाएगा। और वह संग्रहालय कहाँ पर बनाया जाएगा? गुजरात में। तो उसके बाद ही आपने देखा होगा लोगों में जो पुराने टीवी होते थे, जो लकड़ी के टीवी थे, उसकी बड़ी डिमांड बढ़ गई थी। या पुराने रेडियो थे या लकड़ी के काट के जो फोन आते थे उनकी बड़ी डिमांड बढ़ गई थी। लोग पूछने लगे थे एक दूसरे से कि बोला भाई वो लकड़ी वाला टीवी है क्या घर में? यूं नहीं बता रहे थे करना क्या है, जरूरत क्या है उसकी, लेकिन पूछ रहे थे एक दूसरे से अगर कहीं मिल जाए तो उसे हम ले लें। यानी इन चीज़ों की डिमांड बढ़ गई थी और डिमांड बढ़ने का कारण क्योंकि इनसे संबंधित एक संग्रहालय बनाया जा रहा है। और संग्रहालय कहाँ पर बनाया जा रहा है? गुजरात में बनाया जा रहा है। क्लियर है बच्चों? अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अलेक्जेंडर डी क्रू किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए? ये किस देश के प्रधानमंत्री के नियुक्त में प्रधानमंत्री बने हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइए। ये प्रधानमंत्री बने हैं बच्चों कहाँ के? बेल्जियम के। कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? बेल्जियम, जिसकी राजधानी है, इसकी राजधानी आप सबको पता है क्या है? ब्रुसेल्स। क्या है इसकी राजधानी? ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है। ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है। और यह कौन से महाद्वीप में पड़ता है? अगर महाद्वीप की बात करना चाहूँ तो ये कौन से महाद्वीप में पड़ता है? यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। कौन से महाद्वीप में पड़ता है? यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। और ये यूरोपियन यूनियन, जो यूरोपियन यूनियन है उसका मुख्यालय, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय भी कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। और आप सबको पता है यूरोपियन यूनियन में पहले कितने देश सदस्य थे? अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन के एक सदस्य ने सदस्यता छोड़ दी है, इसलिए यूरोपियन यूनियन में अब सदस्यों की संख्या मात्र कितनी रह गई है? 27। वो सदस्य जिसने यूरोपियन यूनियन की सदस्यता छोड़ी है कौन सा है? इंग्लैंड बोल दो या ब्रिटेन बोल दो या यूनाइटेड किंगडम बोल दो। यानी इंग्लैंड ने अब इसकी सदस्यता छोड़ दी है। और यूरोपियन यूनियन की जो मुद्रा है, इसकी मुद्रा क्या है बच्चों? यूरो है इसकी मुद्रा। इसकी मुद्रा क्या है? यूरो। यूरोपियन यूनियन की मुद्रा क्या है? यूरो। ये पहले अलेक्जेंडर डी क्रू उप प्रधानमंत्री भी थे बेल्जियम के। उसके अलावा ये वित्त मंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे और उप प्रधानमंत्री भी थे। लेकिन अब वर्तमान में क्या बने हैं? ये इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और किसकी जगह बने हैं? सोफी विल्स की जगह बने हैं। सोफी विल्स की जगह बने हैं। आपको बता देना चाहूं, सोफी विल्स पहली महिला प्रधानमंत्री है और पहली महिला प्रधानमंत्री कौन से देश की है? बेल्जियम की। जिस प्रकार हिंदुस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का श्रेय किसे दिया जाता है? इंदिरा गांधी को। बिल्कुल सही जवाब। ये हमारा क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय कलाकार को इंडो जर्मन फिल्म वीक में सर्वश्रेष्ठ कलाकार के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी कि कौन सा ऐसा भारतीय कलाकार है जिसे इंडो जर्मन फिल्म वीक में सर्वश्रेष्ठ कलाकार के लिए सम्मानित किया गया? कौन है वो? आदिल हुसैन जी को सम्मानित किया गया। आदिल हुसैन जिनका संबंध किससे है? असम से। यानी असम में जन्म हुआ था आदिल हुसैन का। इनके पिता असम में
एक मास्टर थे, एक टीचर थे। असम की राजधानी आप सबको पता है मेरे ख्याल में, क्या है असम की राजधानी बच्चों? दिसपुर। और इनकी कुछ फिल्में अगर आपने देखी हो तो मैं इनकी कुछ इम्पोर्टेंट फिल्मों के बारे में भी बता देना चाहता हूँ। इनकी एक फिल्म आई थी इश्किया, उसके अलावा एक फिल्म आई थी कबीर खान, इसके अलावा अगर और फिल्म की बात करना चाहूं तो परीक्षा, इसके अलावा और बात करना चाहूं तो निर्वाणा झा, ये इनकी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फिल्में हैं। और इन्हें जो सर्वश्रेष्ठ कलाकार का पुरस्कार इन दो फिल्मों के लिए मिला है, परीक्षा और निर्वाणा झा के लिए। लेकिन इन दोनों में भी अगर सबसे ज्यादा रोल पूछे तो कौन सी फिल्म का है, तो परीक्षा का है। और परीक्षा फिल्म जिसके निर्देशक कौन है? प्रकाश झा। परीक्षा फिल्म के निर्देशक कौन है? प्रकाश झा। इस फिल्म में क्या है देखिए बच्चों, इस फिल्म में ये एक रिक्शे वाले के रोल में है, एक रिक्शे वाले के रोल में है। और रिक्शा वाला जो है वो उसकी इतनी ऊंची सोच है कि वो अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देना चाहता है, क्योंकि आपको पता है हर माँ बाप की इच्छा है अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देने की। ठीक उसी तरह की सोच रखता है इस फिल्म में वो रिक्शा वाला। और वो रिक्शा वाला कौन है इस फिल्म में? आदिल हुसैन। और उसी लिए इसे पुरस्कार दिया गया है इंडो जर्मन फिल्म वीक में सर्वश्रेष्ठ कलाकार का। यानी उन्होंने इस रोल को बड़ी बखूबी निभाया, इस कारण उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? आदिल हुसैन जी को सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस राज्य को सुंदर सामुदायिक शौचालय के अंतर्गत, सुंदर सामुदायिक शौचालय के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया? कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताओ, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के कमेंट की। किसे चुना गया बच्चों? गुजरात को। तो यह जो प्रोग्राम हुआ था यह हुआ था 2 अक्टूबर को। कब हुआ यह पुरस्कार वितरण का प्रोग्राम? 2 अक्टूबर 2020 को। और यह स्वच्छ भारत पुरस्कार किसके द्वारा वितरित किए गए भाई? ये जो स्वच्छ भारत पुरस्कार है ये वितरित किए गए गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। किसके द्वारा? गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा ये पुरस्कार वितरित किए गए। और उन्होंने स्वच्छ भारत पुरस्कार के अंतर्गत कितनी श्रेणियों में पुरस्कार दिए बच्चों? 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिए। कितनी श्रेणियों में पुरस्कार दिए? 3 श्रेणियों में। जो पहली श्रेणी थी, जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया, सुंदर सामुदायिक शौचालय, सुंदर सामुदायिक शौचालय, जो इस श्रेणी का पुरस्कार है, इस श्रेणी का पुरस्कार किसे दिया गया बच्चों? गुजरात को दिया गया। किसको दिया गया? गुजरात को। उसके बाद अगर बात करना चाहूं मैं दूसरी श्रेणी की, दूसरी श्रेणी जिसमें बात आती है गंदगी मुक्त भारत। इस गंदगी मुक्त भारत में कितनी श्रेणियां थी बच्चों? 2 श्रेणी। एक तो श्रम के लिए दिया गया, श्रम के लिए जो ये दिया गया किसको दिया गया? तेलंगाना को। किसको दिया गया? तेलंगाना को। और आप सबको पता है तेलंगाना किससे अलग हुआ है? आंध्र प्रदेश से। हिंदुस्तान का सबसे नवगठित राज्य है कौन सा है? तेलंगाना। तेलंगाना जिसकी स्थापना हुई 2 जून 2014 को। जबकि दूसरा दिया गया खुले में शौच मुक्त। और खुले में शौच मुक्त के लिए यह पुरस्कार दिया गया बच्चों हरियाणा को। किसको दिया गया? हरियाणा को। हरियाणा जो आपका अपना प्रदेश है उसे यह सम्मान मिला है। इस सम्मान में हरियाणा के हर वासी का योगदान है। यानी हरियाणा के अगर वासी इस बात को नहीं समझते तो हरियाणा को कभी भी ये पुरस्कार नहीं मिलता। इसके अलावा जो तीसरा श्रेणी का पुरस्कार दिया गया है
वो दिया गया है सामुदायिक शौचालय को। किसको दिया गया है? सामुदायिक शौचालय को। और ये सामुदायिक शौचालय का जो पुरस्कार मिला है बच्चों, यह पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश, यानी किसको मिला है? यूपी को। यानी इन 3 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए गए। आपको डिफरेंस समझना है। सुंदर सामुदायिक पूछे तो आंसर क्या आएगा? गुजरात। अगर सिर्फ सामुदायिक शौचालय पूछ ले तो आंसर क्या आएगा? यूपी आएगा। क्लियर है? तो इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में चुनाव से पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट आयोजित की जाती है? आपको पता है कौन सा ऐसा देश है जहां पर हाल फिलहाल चुनाव होने वाले हैं और चुनाव भी बड़े जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, यानी कि हर तरह के माध्यम से चुनाव का प्रचार किया जा रहा है, चाहे वो आपकी प्रिंट मीडिया हो या दूसरे माध्यम हो। तो बताओ बच्चों कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा आप लोगों के अकॉर्डिंग। इसका आंसर है बच्चों अमेरिका। अमेरिका में प्रेसिडेंट के यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं और राष्ट्रपति चुनाव से पहले वहां पर जो चुनाव लड़ने वाले है यानी कि कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, उन उम्मीदवारों के बीच किसका आयोजन किया जाता है? डिबेट का आयोजन किया जाता है। इस डिबेट में दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया जाता है और दोनों अपनी बातें रखते हैं कि हमारी भविष्य में क्या योजना है, हम भविष्य में क्या करने वाले हैं, हम लोगों को कौन सी सुविधाएं देने वाले हैं। इन सब बातों यानी एजेंडों के साथ ये लोगों के सामने आते हैं। और अब की बार जो ये डिबेट होगी ये 2 उम्मीदवारों के बीच होगी, जिसमें एक उम्मीदवार है हमारे डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी चुनाव में उम्मीदवार है, अब की बार कौन सी पार्टी के? रिपब्लिकन पार्टी के। क्योंकि आपको पता है फिलहाल वहां पर जो राष्ट्रपति है कौन है? डोनाल्ड ट्रंप ही है। और डोनाल्ड ट्रंप कौन सी पार्टी के उम्मीदवार है? रिपब्लिकन पार्टी के। जबकि इनके जो प्रतिद्वंदी है वो है बाइडेन। और बाइडेन है वो कौन सी पार्टी के है बच्चों? डेमोक्रेटिक पार्टी के। कौन सी पार्टी के है? डेमोक्रेटिक पार्टी के। तो दोनों के बीच ये जो ओपन डिबेट होगी ये कहां पर होगी? क्वींसलैंड में होगी। कहां पर होगी? क्वींसलैंड में होगी। अब इस डिबेट से पहले एक बच्चों समस्या आ गई, जो विश्व में बीमारी फैली हुई कोविड-19 उसका शिकार हो गए। कोविड-19 का शिकार कौन हो गए? डोनाल्ड ट्रंप। तो देखना है कि इस डिबेट में वो शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अगर लगता है वो इस डिबेट में शामिल नहीं हो पाए तो कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ का चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये जो राष्ट्रपति के चुनाव होंगे, ये राष्ट्रपति के चुनाव यूएसए में कब होंगे बच्चों? 3 नवंबर को। कब होंगे? 3 नवंबर को होंगे। इसके अलावा अगर बात करना चाहें तो अमेरिका की राजधानी आप सबको पता है कौन सी है? वाशिंगटन डीसी। क्या है अमेरिका की राजधानी? वाशिंगटन डीसी। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में सरकार द्वारा धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह परियोजना किस राज्य में स्थित है? यानी जो धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना है उसका संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है बच्चों? हिमाचल प्रदेश से। यानी इसका संबंध हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से? हमीरपुर जिले से। कौन से जिले से है? हमीरपुर जिले से। और यह जो जल विद्युत परियोजना है कौन सी नदी पर बनाई जा रही बच्चों? व्यास नदी पर बनाई जा रही। कौन सी नदी पर बनाई जा रही? व्यास नदी पर बनाई जा रही। क्लियर? इसके अलावा अगर बात करना चाहूं, ये नदी के जल को रोककर, नदी के जल को रोककर क्या बनाया जा रहा है? बांध बनाया जा रहा है। नदी के जल को रोककर क्या बनाया जा रहा है? बांध बनाया जा रहा है। जो इस बांध की अगर बात करना चाहूं मैं लंबाई की, तो इस बांध की लंबाई होगी कितने मीटर होगी?
195 मीटर। क्लियर है, 195 मीटर लंबा यह बांध होगा। अगर बात करना चाहूँ इसकी ऊंचाई की, तो इस बांध की जो ऊंचाई है वो कितने मीटर होगी? 70 मीटर होगी। अगर बात करना चाहूँ इस बांध के जलाशय क्षेत्र की, इस बांध का जो जलाशय क्षेत्र है वो कितने किलोमीटर होगा? 20 किलोमीटर होगा। इसके अलावा यह बांध प्रति यानी यहाँ से किसका कार्य किया जाएगा? बिजली उत्पादन का। और यहाँ पर जो प्रतिदिन बिजली उत्पादन की अगर मैं बात करना चाहूँ तो प्रतिदिन बिजली उत्पादन कितने मेगावाट होगा? 66 मेगावाट होगा। कितने मेगावाट होगा? 66 मेगावाट होगा। अगर इसकी बात करना चाहूँ मैं कुल लागत की, तो इस बांध परियोजना की कुल लागत है 687 करोड़ रुपए। कितनी है? 687 करोड़ रुपए इसकी कुल लागत है, जिसमें केंद्र सरकार की अगर सहायता राशि की बात करना चाहूँ तो केंद्र सरकार की सहायता राशि मात्र कितनी है? 21.6 करोड़ रुपए। कितनी है? 21.6 करोड़ रुपए। और इसको बनने में जो समय लग गएगा, बनने में समय लगेगा लगभग 54 महीने का। कितना समय लगेगा? 54 माह का इसको बनाने में लगभग समय लगेगा। और जिस दिन ये बनकर तैयार हो जाएगा तो प्रति वर्ष जो बिजली उत्पादन होगा वो होगा 304 मिलियन यूनिट। 304 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाएगा प्रति वर्ष, जिस दिन व्यास नदी पर धौलासी जल विद्युत परियोजना बनकर तैयार हो गई। जो इसका निर्माण कार्य का जो ठेका मिला हुआ है वो किसे मिला हुआ है? सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को। किसे मिला हुआ है? सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को इसका ठेका मिला हुआ है, जिसमें केंद्र सरकार की अगर हिस्सेदारी की बात करना चाहूँ तो केंद्र सरकार की हिस्सेदारी लगभग कितनी है? 60% है। उसके अलावा अगर और बात करना चाहूँ तो इसमें हिमाचल सरकार की हिस्सेदारी कितनी? 27%। अगर बात करना चाहूँ बची हुई जो 13% हिस्सेदारी वो आम जनता की, यानी इसके जो शेयर है 60% के लगभग गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, 27% स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के पास है और 13% है वो पब्लिक के पास है। क्लियर है बच्चों? तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन के लिए किस सांसद को गांधी पुरस्कार के लिए चुना गया? यानी हाल ही में फिलहाल 2020 का जो गांधी पुरस्कार है वो कौन से सांसद को मिला है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताएं। ये मिला है बच्चों संजय सिंह को, और संजय सिंह राज्यसभा सांसद है। और यह राज्यसभा सांसद कहाँ से है? दिल्ली से है। और इनका संबंध कौन सी पार्टी से? आम आदमी पार्टी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं? आप। यानी आप से जुड़े हुए संजय सिंह, उन्हें वर्तमान में 2020 के गांधी पुरस्कार से नवाजा गया है। संजय सिंह अगर ध्यान हो आप, कृषि अध्यादेशों को लेकर जो राज्यसभा में विपक्ष ने सवाल उठाए थे, उस सवाल उठाने वाले सांसदों में भी इनकी गिनती हुई थी। इन्होंने बड़े सवाल उठाए थे उन कृषि अध्यादेशों को लेकर, यानी कृषि अध्यादेश की खामियों को इन्होंने उजागर करने की कोशिश की थी। इसके अलावा जो गुलाब कोठारी, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार मिला है। उसके अलावा नुमान बेनीवाल जो हमारे नागौर से सांसद है। उसके अलावा सुनीता दुग्गल जो हमारी कहाँ से सांसद है बच्चों? सिरसा से सांसद है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास बोगो सागर शुरू हुआ है? किसके बीच हुआ है? भारत और बांग्लादेश के बीच। यह जो भारत और किस देश के बीच नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास बोगो सागर हुआ बच्चों? भारत और बांग्लादेश के बीच। हुआ क्या? चल रहा है। इसका जो समय है यानी इसकी शुरुआत हुई थी बच्चों 4 अक्टूबर को, और इसका समापन होगा 5 अक्टूबर को। यानी 4 और 5 अक्टूबर 2 दिन यह अभ्यास चलेगा। कौन से देश के साथ चलेगा? बांग्लादेश के साथ चलेगा। बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी देश है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में, जिसे पहले हम किस नाम से जानते थे? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। यानी इंदिरा गांधी के समय गठित हुआ था कौन सा देश? बांग्लादेश।
क्लियर है। बांग्लादेश जिसकी राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। जो इसकी मुद्रा की बात करना चाहूं, इसकी मुद्रा क्या है बच्चों? इसकी मुद्रा है टका। क्लियर है। इसके अलावा अगर इसमें और बात करना चाहूं तो बांग्लादेश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा, यानी भारत की सबसे लंबी सीमा कौन से देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। यानी बांग्लादेश हिंदुस्तान का पड़ोसी देश है, दोनों एक ही महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप में। इसके अलावा अगर बात करना चाहूँ यहाँ के प्रधानमंत्री की, तो यहाँ की प्रधानमंत्री है शेख हसीना। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। इसके अलावा अगर बात करना चाहूँ मैं बांग्लादेश के राष्ट्रपति की, तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है बच्चों? अब्दुल हामिद बांग्लादेश के राष्ट्रपति है। इसके अलावा अगर इसमें और बात करना चाहूँ तो यह जो सैन्य अभ्यास चल रहा है, यह सैन्य अभ्यास का भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा संस्करण है? दूसरा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? दूसरा संस्करण है। तो आज की हमारी ये वीडियो बच्चों यहीं पर कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।